बता देना आपको। करंट अफेयर अब आपके स्टैटिक में चलेंगे। चलिए हेडिंग डालिए ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट अफेयर में ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस बहुत आपने नाम सुना है इसके बारे में। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े। ईडब्ल्यूएस इसको लेकर के न्यूज आ गई। अब ईडब्ल्यूएस समझिए क्या है। पहले हमारे यहां जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है उस रिजर्वेशन सिस्टम को समझो। इंडिया में क्या रिजर्वेशन है, ध्यान से। अगर 100% जॉब है तो इस जॉब में 50% सीट रिजर्व है फॉर द जनरल, 27% रिजर्व है फॉर द एससी और ओबीसी, 15% अराउंड सीट है फॉर द एससी और 7% के आसपास सीट है लगभग एसटी। अप्रॉक्स है, पॉइंटर में ले लेंगे तो जोड़ लेंगे लगभग। समझ में आया? ये इंडिया में राइट नाउ रिजर्वेशन सिस्टम है। तो कहानी ये है कि इसी सिस्टम में 103rd नंबर का अमेंडमेंट किया गया है। समझ में आया? 103वां संशोधन। इस संशोधन में ये जो 50% जनरल की सीट है इसमें से 10% सीट वो रिजर्व कर दी गई है किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। क्लियर हो गया सिस्टम क्या है? तो अभी जनरल के लिए सीट कितनी हो गई? अभी इस जनरल में गरीब जनरल भी थे और अमीर जनरल भी थे, यही था। बट उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए 50% जो गरीब जनरल के लोग हैं उनको रिजर्व कर दिया गया है। तो इसको नया जो कोटा सिस्टम है दिस इज नोन एज ए ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सिस्टम समझ में आ गया? अब नोट करते चलना, बहुत काम की न्यूज है। कमीशन का नाम है सिम्हो आयोग। यह कमीशन है जिस कमीशन ने रिकमेंड किया है ईडब्ल्यूएस सिस्टम इंडिया में, सिम्हो कमीशन। ठीक है। इस कमीशन में 15 का 5 प्लस 15 का 6 ये ऐड किया गया है। 15-5, 15-6। 15 में अब तक 1, 2, 3, 4 थे, तो 15 के 5 और 15 के 6 बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना। अभी जब रिजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, जॉब्स रिजर्वेशन, वो 15 के 1, 2, 3, 4 में पढ़ते हैं। तो 15 का 5 और 15 का 6 ये ऐड किया गया है अमेंडमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ गवर्नमेंट। बोथ का मतलब दोनों सरकारों को, राज्य सरकार अपने यहां के अपॉइंटमेंट में और केंद्र सरकार अपने यहां के अपॉइंटमेंट में, दोनों में रिजर्वेशन देगी। पीसीएस और आईएएस ऐसे समझो। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, तो दो तरीके की नौकरियां होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब क्या होती है? पीसीएस के अलावा कोई ऑप्शन, कोई डिपार्टमेंट बताओ? स्टेट डिपार्टमेंट। अरे बिजली यार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो जॉब होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और रेलवे किसकी होती है? सेंटर की। तो दोनों में 10-10% डाल दिया गया। समझ में आया? तो स्टेट वाले अपने में देंगे और राज्य सेंटर वाले अपने में देंगे। ध्यान से, 15 का 4 और 5, ध्यान, 5 और 6। अब ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? ठीक है, ये तो हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया। ठीक है, 10% का रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस में लिखिए कंडीशन। ईडब्ल्यूएस में आने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? नंबर 1, मिनिमम और मैक्सिमम 5 एकड़ लैंड। नंबर 1, 5 एकड़ लैंड, 5 एकड़ जमीन मैक्सिमम होनी चाहिए इन अ फैमिली। एक परिवार के पास 5 एकड़। दूसरा, और करके लिखते चलना, 1000 स्क्वायर फीट हाउस, 1000 स्क्वायर फीट का घर है अगर आपके पास, और 100 गज 100 यार्ड्स, 100 गज 100 यार्ड्स का प्लॉट है। इन तीनों में से कोई भी एक है अगर आपके पास, तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। कंडीशन समझ में आ गई? ईडब्ल्यूएस के लिए ये तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको नहीं फुलफिल होनी चाहिए। दैट्स वाई फिर आप किसमें, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जाएंगे बनवाने के लिए कचहरी, तो वहां पे जब जाएंगे तो आपको ये सबमिशन करना पड़ेगा कि साहब ये नहीं है मेरे पास। उस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का क्या मिलेगा आपको? सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आप 10% रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, नहीं, ईडब्ल्यूएस इनकम बेसिस पे नहीं है। इनकम बेसिस पे जो वर्ड है वही लिखे क्रीमी लेयर, हेडिंग क्रीमी लेयर, सुना होगा आप लोगों ने, क्रीमी लेयर।
बहुत काम की चीज पढ़ रहे हैं, रिजर्व सारा खेल तो इसी का है, नौकरी की तैयारी कर ही रहे हो, पता चले कितना मिलेगा तुमको। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर बोलते हैं। क्रीमी लेयर में लिखो, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया है सतनाथन कमीशन। क्रीमी लेयर जो वर्ड है ये है सतनाथन कमीशन। सतनाथन आयोग है, ध्यान से। इनके मतलब इन्होंने रिकमेंड किया था क्रीमी लेयर, वर्ड है 1971 में ये वर्ड दिया गया था, सतनाथन कमीशन। क्रीमी लेयर। अभी के लिए रूल लिख लीजिए 8 लाख ईयरली। अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो लिख लीजिए 8 लाख रुपए सालाना। क्लियर? उसका मतलब समझ में आया? अगर आप 8 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इवन आपकी कास्ट जो है वो कैटेगरी में हो। ये स्पेशली क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है फॉर द ओबीसी। एससी एसटी में डजेंट मैटर, आप 1 करोड़ कमाते हो, आप एससी कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी में 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाते हैं तो ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन था वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप किस में आ गए? क्रीमी लेयर में। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम जो सीए होते हैं वो 7.99 ये दिखाते हैं टर्नओवर बहुत सारे लोगों को जानबूझ करके। क्या? जिससे आपको रिजर्वेशन का फायदा मिले। आईटीआर भाई, आपकी 8 लाख इनकम है, कौन दिखाएगा आपका आईटीआर? ना आईटीआर समझते हो ना यार? हाँ, तो आईटीआर आपका तो कितना दिखा दो, 7.9 दिखा दो, आप बच गए। तो ये होता है क्रीमी लेयर का फायदा उठाना। एनीवे, इसी को लेकर के टीना डाबी को लेकर के इश्यू चल रहे थे। टीना डाबी जानते? तो उसके मम्मी पापा दोनों सिविल सर्वेंट थे, तो उसको बोला गया था कि किस बेसिस पे, तो वो चूंकि ओबीसी में नहीं थी, किस में थी? एससी में। तो एससी में रिजर्वेशन फैक्टर काम नहीं करता ये वाला। समझ में आया? ठीक, कायदे में होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं। अच्छा, इसी में दूसरी चीज स्टार करके लिखो, इंदिरा साहनी केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 50% प्लस नॉट पॉसिबल। मतलब किसी भी हाल में रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं बढ़ सकता है। कुछ भी कर लीजिए, वो जो 50% है एससी एसटी ओबीसी, उन्हीं में जोड़ जाड़ के आगे पीछे करो, किसी भी कीमत पे 50% से आगे कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मतलब जनरल को 50% हमेशा मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई है? कल को आप बोलो जनरल को घटा दे 10 और दे दें क्या, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा बिहार में और बेंगलोर मतलब कर्नाटक में हुआ था ऐसा। बिहार ने 65% किया था बिहार वालों के लिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। रूल आपके सामने, 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी कीमत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है। क्लियर हो गया? चाहे जो हो आप उसको, जरूरी है ना भाई। देखो जनरल कितने हो भाई, अप्रॉक्सीमेट जनरल इंडिया में कितने लोग होंगे? लगभग मोटा मोटी अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी के आप में से कितने लोग जनरल है? एवरेज निकालते हैं। अबे सब जनरल ही हो, 1-2 लोग ओबीसी होंगे, 1-2 होंगे। अब हिसाब लगाइए, अगर 20 लोग हैं एग्जांपल के लिए, 20 में से 18 क्या हैं? जनरल बैठे हैं। एवरेज कब समझ में आया हिसाब आपको? मोटा मोटी मैं बता रहा हूं कि एवरेज है, तो हिसाब लगाइए 100 के कितने? 90। बट इतने हैं नहीं लॉजिकली ना, बड़ा अप्रॉक्सीमेट अगर मैं 50% का भी हिसाब लगाता हूं कि 50% लोग भी हैं तो कायदे में रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? इसी 50% में से मैंने बोला सर अमीर और गरीब हैं तो गरीब के लिए 10% इसी में से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको भी तो देना था तो उनको दे दिया। लेकिन इस 10, अब सोचो ये जो 10% रिजर्वेशन को मैं कैटेगरी में से निकाल के दे देता, कितना बवाल होता। एससी के 5%, एसटी के 5% निकाल लेते, दे देते 10%, पूरा माहौल बन जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं वोटिंग का चक्कर है, इसलिए हमें नहीं दिया गया। समझ में आया? तो हम 40% के लिए हैं, फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो इश्यू नहीं है। अगला ये तुरंत ओबीसी हेडिंग डालिए। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज ये हो गया ईडब्ल्यूएस को लेकर के। दूसरा ये ओबीसी को लेकर के न्यूज आ गई। ओबीसी की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी न्यूज आ गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी का एक कमीशन है, ध्यान से। न्यूज क्या है? ध्यान से, न्यूज है एनसीबीसी। एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग। चेयरमैन का नाम है रोहिणी मंडल, चेयरमैन है रोहिणी मंडल। न्यूज क्यों है? इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, 1 साल इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। नए चीफ जस्टिस कौन अनाउंस हो गए?
संजीव खन्ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये तो रोहिणी मंडल को 1 साल का क्या मिल गया, कमीशन को एक्सटेंशन मिल गया। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि है क्या ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, ठीक है। तो मैं हाँ बोलो, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के फैक्ट समझिए। 1953 पहला ओबीसी की बात ही काका काकेलकर, ओबीसी को लेकर के काका काकेलकर कमीशन बना था। अगर पहली बार आपसे पूछे कि ओबीसी वर्ड जो आया है वो वर्ड यहां पे निकल करके आता है काका काकेलकर कमीशन से। फिर आता है 1979 में बीपी मंडल कमीशन 1979। फिर 1992 में रिजर्वेशन ग्रांटेड, 1992 में ओबीसी रिजर्वेशन को दिया गया और इसी को कोर्ट में दिया गया। तो 1992 में ही केस है इंदिरा साहनी, जो मैंने बताया 50% वाला। फैक्ट्स क्लियर, ये ओबीसी के सारे फैक्ट्स हो गए। हो गया। इसी में दूसरी चीज, चलिए एनसीबीसी के बारे में जानकारी, ये 1992 में बना है, पहला फैक्ट्स। दूसरा फैक्ट्स, 1 प्लस 3 मेंबर, एक है चेयरमैन, एक है डेप्टी चेयरमैन और 3 है मेंबर। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 मेंबर। फटाफट, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 मेंबर। बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, हटाऊं ध्यान से। जो ओबीसी है, ओबीसी को 3 कैटेगरी में डाला गया है इंडिया में। ओबीसी में खुद 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी है ईबीसी, फर्स्ट है ईबीसी, दूसरी है एमबीसी एंड थर्ड इज बीसी। 3 है। ईबीसी में लिखिए एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग। फटाफट, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, नाम से ही पता चल रहा है एक्सट्रीम बैकवर्ड। इसके अंदर मेनली आती हैं ट्राइब्स, जनजातियां। एमबीसी में लिखिए मोर बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड्स। और तीसरा है बीसी, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज, ओबीसी को डिसाइड कौन करेगा, इसके अंदर डालना है। तो लिखिए नोडल एजेंसी, मतलब कौन सी एजेंसी डिसाइड करेगी ओबीसी में आएगी या नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो उसको लिखो यही एनसीबीसी, एनसीबीसी। डन, क्लियर हो गया हिसाब किताब। ओबीसी क्या है, क्यों है, कैसे, समझ में आया। सोच के देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मैंने इसलिए स्टार्ट कराया जिससे आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। ओबीसी के बारे में आपने सुना था लेकिन ओबीसी का हिसाब नहीं पता था, तो इसी बहाने कम से कम आपको ओबीसी क्लियर हो गया। चल अगला न्यूज, यूसीसी। यूसीसी क्या है, हाँ तो ये सुना है आपने, इसके बारे में जानकारी। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। बिल आया, बिल का नाम लिखिए यूसीसी एक्ट 2020, समान नागरिक संहिता विधेयक 2020, यूसीसी एक्ट 2020। ये याद रखना, इंट्रोड्यूस किया गया है कहां पर, राज्यसभा में। बिलिंग हमेशा ध्यान से समझो, ये तुरंत। बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कहां पे, लोकसभा या राज्यसभा में। ध्यान से, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि राज्यसभा कैसा सदन है, परमानेंट बॉडी है ना, स्थायी सदन है। और लोकसभा कैसी है, टेम्परेरी बॉडी है, मतलब खत्म हो सकती है 5 साल या 5 साल से पहले।
ध्यान से। तो अगर कोई बिल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो बिल इधर लाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2020 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2025 तक 5 साल चलेगा लोकसभा। राज्यसभा का स्टाफ नहीं, राज्यसभा 6-6 साल के लिए फिक्स होती है, उसमें चेंजमेंट नहीं होता है। अब समझो अगर 2022 में कोई बिल आया और वो बिल कहां इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में, और 2023 में लोकसभा खत्म हो गई किसी रीजन से, तो लॉजिकली ये जो बिल होगा ये भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। समझ में आ गया? तो इसमें सीधी बात है सरदर्दी। अब जब नई गवर्नमेंट बनेगी, मान लीजिए 2024 में नई गवर्नमेंट बनी, तो वो जो बिलिंग वाली प्रोसेस है ना वो फिर से स्टार्ट करेगी, पूरी प्रोसेस बनाना, ड्राफ्ट करना, फला फला करके फिर उसको इंट्रोड्यूस कहां करेगी, लोकसभा। सरदर्दी है। उससे अच्छा है अगर इंपॉर्टेंट बिल है तो उस बिल को कहां डालो, राज्यसभा में। कल को अगर लोकसभा कोलैप्स भी होती है तो तुम्हारा जो बिल है वो राज्यसभा में एज इट इज। जैसे नई लोकसभा आई वैसे राज्यसभा से कहां ले आओ, लोकसभा में ले आओ, आप बच गए। ठीक है? तो जितने इंपॉर्टेंट बिल होते हैं सब कहां उठाते हैं, आरएस में। इसीलिए महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ट्रिपल तलाक, ये जीएसटी वाला बिल, ये अभी कौन सा क्या है ये, यूसीसी, ये सब कहां है, यहां है। अब आए समझ में राज्यसभा में क्यों होते हैं, रीजन बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। कैसे इन बिलों का क्या होगा, लोकसभा में अगर कोई बिल पास है राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बिल लोकसभा में ही और लोकसभा खत्म होगी तो बिल गया। इसीलिए इंपॉर्टेंट बिल कहां डालते हैं, राज्यसभा में। क्लियर हुआ है साहब? तो ये बिल कहां इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें। चलो यूसीसी के बारे में सुनो। मैटर्स, मामले, यूसीसी किन मामलों को देखेगा, यूसीसी किन मामलों को देखेगा, लिखो। विवाह, मैरिज, तलाक, डाइवोर्स, अभिरक्षा, कस्टडी, एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन, दत्तक, और विरासत, इनहेरिटेंस। विरासत, इनहेरिटेंस, समझ गए? इन मैटर को चेक करेगा। तो ये पर्सनल मैटर हो गए सबके, छूटा तो नहीं किसी का। ये 5 मैटर में यूसीसी देखेगा। यूसीसी हमारे कौन से आर्टिकल में है, लिख लीजिए, आर्टिकल 44। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल नंबर 44 में यूसीसी की बात की गई है। 44 डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी की वीडियो जा चुकी है अपने चैनल पे, देखना हो देख लीजिएगा भाई। ठीक है? यूसीसी। अच्छा, पर्सनल लॉ किस में आते हैं, नेक्स्ट लिखिए रूल। पर्सनल लॉ आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये व्यक्तिगत कानून हो गया ना, विवाह, तलाक, ये व्यक्तिगत मैटर है कि नहीं है, पर्सनल। तो इसके लिए लिखिए कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 तरीके की लिस्ट है, कई बार बात हो चुकी है। पहली होती है सेंटर की लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट। डिफरेंस आपको क्लियर होगा। सेंटर पे कानून केवल सेंटर, स्टेट में केवल स्टेट, और कॉन्करेंट में दोनों, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। ठीक है? तो जो पर्सनल मैटर है विवाह, उस विवाह के मैटर पे कानून दोनों लोग बना सकते हैं। ठीक है? तो ये हुआ तुम्हारा पर्सनल मैटर का मतलब। अभी प्रेजेंट सिचुएशन लिखिए, क्या है पर्सनल मैटर की। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पर्सनल मैटर को लेकर के। तो अभी हमारे यहां हिंदू पर्सनल लॉ सुना होगा आप लोगों ने, हिंदू पर्सनल लॉ है। हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर कौन कौन से अधिनियम हैं, हिंदू पर्सनल लॉ सुने हो कि नहीं? अरे भगवान, हिंदू जो लोग होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो सुने होंगे। तो हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर टोटल 4 लॉ हैं अभी हमारे यहां रनिंग, 4 लॉ। फटाफट लिखिए। पहला हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम। दूसरा हिंदू सक्सेसर एक्ट 55 मैरिज एक्ट 55 में है, सक्सेसर एक्ट 56 में है, उत्तराधिकार अधिनियम। माइनॉरिटी एक्ट 56 में है, माइनॉरिटी 56, और एडॉप्शन एक्ट, दत्तक भरण पोषण अधिनियम 56। क्लियर हो गए? ये 4 अधिनियम हिंदू में, तो यही 4 हैं। हिंदुओं को इन 4 के लिए जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोई मैटर आपको शादी ब्याह को लेकर, जैसे मान लीजिए हिंदू है, वो 2 शादी करना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो लॉजिकली बात है हिंदू में रूल ये है कि जब तक पहली वाइफ से तलाक नहीं हो जाता तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये हिंदू मैरिज एक्ट कहता है।
मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या कहता है? 4 शादी अलाउ। डिफरेंस समझ रहे हो? तो मैरिज एक्ट के हिसाब से काम होता है। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो अगर कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं, अगर उनके सामने हिंदू का मैटर आया शादी को लेके, तो वो इसको देखेंगे। मुस्लिम का मैटर है तो उसको देखेंगे, उसको अलाउ करेंगे, तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। रूल समझ में आ रहा है? ये सिस्टम काम। तो ये 4 हमारे पास रूल हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, हिंदू का मतलब है, यहां लिखो, हिंदू मीन्स सिख प्लस जैन प्लस बौद्ध। यहां हिंदू हिंदू नहीं है, सिख मैरिज एक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो हिंदू का मतलब क्या हुआ? हिंदू प्लस सिख प्लस बौद्ध, ये तीनों हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं। हिंदू सिख जैन बौद्ध दोनों हैं, तो सिख जैन बौद्ध तीनों। क्लियर हुआ? मुस्लिम के लिए लिखे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिसाब से काम होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, 1937। ठीक है, यही तुरंत आइए। डिसीजंस, डिसीजन निर्णय यूसीसी को लेकर के, भटकिया नहीं सब्जेक्ट से। यूसीसी को लेकर के कोर्ट में क्या डिसीजंस आए हैं? तो एक बहुत फेमस केस आपने सुना होगा, साहबानो, न्यूज में भी चल रहा है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग है। तो लिखो साहबानो केस। पहला साहबानो केस 85, 1985, ये पहला केस था। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म अ, लिखो इसमें, गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म अ यूसीसी, सरकार को एक समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए। यह साहबानो का केस था 85 में। दूसरा केस है जॉर्डन डेंगदे, मैं लिख देता हूं, जॉर्डन डेंगदे, जेडो DRAN, जॉर्डन डेंगदे, DENGEH, 85 का केस, जॉर्डन डेंगदे। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मैरिज और डाइवोर्स, इन दोनों को लेकर के एक एक्ट होना चाहिए। शादी और डाइवोर्स 85, शादी और डाइवोर्स दोनों, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों को सेम होने चाहिए, ऐसा ये रूल है। और तीसरा है सरला मृदुल, तीसरा है सरला मृदुल केस, सरला मृदुल, दैट इज इन 1995 केस। इसमें भी लिखिए रिपीट फॉर यूसीसी, यूसीसी को रिपीट करने के लिए बोला गया था कि यूसीसी बनाओ। तो ये यूसीसी आज का नहीं, यूसीसी 85 से चला रहा था। अगर आपको लगता है कि अभी कोई गवर्नमेंट बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 85 से यूसीसी की डिमांड चली आ रही है, जो अब जाकर के फुलफिल होने की बात चल रही है। ठीक है, चलो यहीं पे लिखो तुरंत। सेकुलर एक्ट, सेकुलर एक्ट भी होते, जैसे ये होता है हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट हो गए ना, ऐसे इंडिया में कुछ धर्मनिरपेक्ष कानून भी हैं। सेकुलर एक्ट कुछ जगहों पे हैं। इसमें आता है पहला विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट। जानकारी बहुत जरूरी चीजें आपको दे रहा हूं मैं। आपने सुना है इंटरकास्ट मैरिज? इंटरकास्ट मैरिज सोसाइटी में अलाउ नहीं है, इस एक्ट के थ्रू अलाउ है। देख लीजिए, स्पेशल इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज इस एक्ट में लीगल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक कास्ट से दूसरे कास्ट से शादी करता है तो वो इंडिया में लीगल है। ध्यान रखना, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती इस बेसिस पे, घर वाले माने वो सब अलग मैटर, पर्सनल मैटर अलग है, लीगल मैटर। तो समझ में आ गया? तो पहला ये। दूसरा, इंडिया में जहां पे लागू है इस समय यूसीसी, वो है गोवा, पहला स्टेट गोवा, जिसने यूसीसी लॉन्च कर दी थी। जी एक ही है, गोवा फर्स्ट स्टेट जिसने लागू कर दी थी। और अभी किसने की है? उत्तराखंड, उससे पहले असम। लिख लीजिए, रिसेंटली तो अपडेटेड है असम और उत्तराखंड, बट गोवा फर्स्ट स्टेट था जिसने लागू कर दी थी। अच्छा ध्यान रखना, गोवा में जो यूसीसी है ना, वो इंडिया वाली यूसीसी नहीं है, वो पुर्तगीज यूसीसी है। लिख लीजिए, गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता है, पुर्तगीज यूसीसी है गोवा में, क्योंकि पुर्तगाल का था ना एरिया, इसलिए। बट ठीक ही है, सिमिलर ही है।
ठीक है, स्पीड तो नहीं है ज्यादा। चलो अगला आओ, हेट स्पीच। नेक्स्ट न्यूज, हेट स्पीच सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है हेट स्पीच? हो गया हेट स्पीच, बढ़िया। ट्रेटर एक्ट वगैरह, ट्रेटर, सेडिशन, हेडिंग डालिए सेडिशन, सेडिशन, राजद्रोह। सेडिशन मतलब राजद्रोह, वो देशद्रोही क्या बोलते हैं, समझ गए, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, न्यूज में आ गया है। क्यों? लिखिए, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। पहले तो सेडिशन किस में आता है, आर्टिकल नंबर लिख लो 124A। अच्छा ये बोल रहा चार्ज, 124A, 124, यार बड़ी बुद्धि है इसकी। आईपीसी का सेक्शन 124A, आईपीसी सेक्शन 124A, इसमें डेफिनेशन दी गई है सेडिशन। ठीक है, तीन चीजें सेडिशन की डेफिनेशन में है, तीन। पहला है लिखित रूप से, दूसरा है मौखिक रूप से, लिखित मतलब राइटिंग, मौखिक मतलब ओरल, और तीसरा है सांकेतिक रूप से। राइट, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव, इंडिकेशन, ठीक है, साइन। इन तीनों से अगर आप अगेंस्ट कंट्री कोई भी ऐसी बात करते हैं जो देश के अगेंस्ट में है, देश के विरुद्ध है, तो आप आईपीसी 124A के अंदर सेडिशन के चार्ज लगेंगे। ठीक हो गया, पहली चीज है। मतलब क्या होता है, तो ये हुआ इसका मतलब सेडिशन का। दूसरा, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल क्राइम। नॉन कंपाउंडेबल क्राइम के अंदर तीन चीजें, पहली है गैर संज्ञेय, दूसरा है, आपको जरूरत नहीं है मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है, और तीसरा होता है गैर प्रशम्य। इन तीनों का मतलब क्या है वो जरूरी है, इसकी इंग्लिश नीड नहीं है। दो तरीके के क्राइम होते हैं, एक होता है संज्ञेय, गैर मतलब सिंपली जिसमें बेल नहीं मिलती है, उन वाले क्राइम को ये बोलते हैं। गैर जमानती मतलब क्या होगा, आपको बेल नहीं मिलेगी। गैर प्रशम्य का मतलब होता है कि कम से कम सजा 10 साल मिनिमम। तो याद रखिएगा, प्रशम्य में है अब ये आपके काम की है, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम लाइफ टाइम, दोनों लिख लीजिए। कम से कम 10 साल की सजा, अधिकतम उम्र भर। अभी लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया है, उम्र भर। पहले 14 साल थी, लाइफ टाइम सुने हो ना, उम्र कैद। उम्र कैद पहले कितनी थी, 14 ईयर, अभी कंप्लीट है। अगर आप 30 साल में जेल में गए तो जब तक आप जिंदा है पूरा, ये होता है। मैंने बस बताया आपको, मत लिखिए, जरूरी नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, गवर्नमेंट जॉब एंड, अगर देशद्रोह लगा तो गवर्नमेंट जॉब खत्म। नेक्स्ट, पासपोर्ट कैप्चर, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कंपल्सरी अटेंडेंस, अनिवार्य उपस्थिति, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कंपल्सरी जाना है आपको। चलो हिस्ट्री, हिस्ट्री इसी के बारे में, मतलब सेडिशन के इतिहास आया कहां से, तो ये शुरू किया था हमारे यहाँ मैकाले, नाम याद है कुछ, विधि आयोग के सदस्य। हाँ, तो लॉर्ड मैकाले, वहां का स्टेटमेंट है, लॉर्ड मैकाले फर्स्ट, इन्होंने पास किया था।
और इन्होंने ही बोला था लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसके लिए जो सजा मिलेगी वो मैकाले साहब ने इन्फॉर्म किया था। दूसरा, जेम्स स्टीफन, इनके कहने पर 124A ऐड की गई। जोगिन जेसी बोस, जेसी बोस फर्स्ट, जेसी बोस जोगेंद्र चंद्र बोस करके थे, ये पहले थे जो सेडिशन के चार्ज में जेल गए थे। इसके बाद तिलक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग हैं जो जेल गए हैं सेडिशन पे। और इसको 1989 में कॉग्नाइजेबल क्राइम अनाउंस कर दिया गया, गैर संज्ञेय। जो पीछे मैंने लिखा था, इसमें जमानत नहीं मिलती है।